हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखो अभी चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चन हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में अगर हम देखें जैसे तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, चार क्वेश्चन हैं। अब किस बारे में है ये चैप्टर, इसे समझते हैं हम। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस बारे में है चैप्टर। अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस किस चीज की बात करते हैं? तो ये हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है और कब होता है। ठीक है, तो अब देखो राशिदा जो आपका जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक राशिदास क्वेश्चन के साथ में चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, राशिदा आप ही के बराबर एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रही है। अब जब वो पढ़ रही है तो वो एक क्वेश्चन पढ़ती है, मतलब क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ती है, वो सारी चीज बताता हूं मैं। तो राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी राशिदा और अचानक से उसकी नजरें किस पे पड़ती है? एक हेडलाइन जो थी, हेडलाइन में क्या लिखा था? 100 years ago। अब देखो, अब मैं जिससे बोलता हूं कि कल हम लोगों की छुट्टी थी या फिर कल स्कूल में ये हुआ, तो अब हाँ ठीक है, कल तो आपको भी पता था और मुझे भी पता है, कल पास में हो गया, मतलब बहुत नियरेस्ट चीज हो गई है। लेकिन 100 साल पहले, तो 100 साल पहले जब राशिदा की नजर इस हेडलाइन पे पड़ी तो राशिदा के मन में क्या सवाल आया? ठीक है, हाउ शी वंडर्ड, मतलब उसने सोचा कि कैसे ये कैसे हो सकता है कि 100 साल पहले की बात हमें आज भी पता है। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना क्योंकि आगे हम फिर रिलेट करेंगे। राशिदा ने ये सोचा कि लोगों को कैसे पता चल जाता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले तो कोई था नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, तो उसी चीज पे से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हाउ डू वी फाइंड अबाउट व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ था यस्टरडे, कल क्या हुआ था, आपको कैसे पता चलता है? तो आपको खुद आपने ऑब्जर्व किया उस चीज को, तो इसके लिए पता है कि कल क्या हुआ। ठीक है, कल का तो सभी को पता रहता है ना कि आपके साथ कल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दुनिया में कल क्या हुआ, क्योंकि हम खुद पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, सुन लेते हैं। तो यस्टरडे का तो हमें सबको पता रहता है। ठीक है, अ ईयर बिफोर, तो अ ईयर बिफोर में हम कह सकते हैं कि आपके किसी फ्रेंड को अगर कुछ याद है तो वो बता देगा कि 1 साल पहले हमें मैथ्स किसने पढ़ाया था, 1 साल पहले सोशल साइंस किसने पढ़ाया था, 1 साल पहले आप 5th क्लास में थे, अब 6th क्लास में आ गए, तो 5th क्लास की बातें ध्यान है ना आपको, भूले तो नहीं हो। तो उस तरह से 1 साल पहले की भी चीज हमें पता रहती है। लेकिन 100 साल पहले की, तो जिसकी उम्र 100 साल है शायद उसको ध्यान होगा। ठीक है, लेकिन अब 100 साल का नहीं है, कोई 20 साल का ही है, कोई 10 साल का ही है, तो उसे कैसे पता चलेगा? तो जो 10 साल का है उसे कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है कि वो कहीं बुक्स वगैरह में देख ले, या फिर उस समय पे भी न्यूज़पेपर आते थे, उस समय के न्यूज़पेपर पे, या फिर जैसे बहुत, अब हमें इंडिपेंडेंस मिलते मिलते 70 साल हो गए, मतलब तो इंडिपेंडेंस जैसे 2020 स्टार्ट होने वाला है, तो 2020 से पहले अगर देखें क्या, तो 1920 में क्या हुआ था वो हमें पता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स की अलग अलग बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफी से, उनके थ्रू पता चल जाता है। तो 100 years बिफोर इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। ठीक है, ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए 1000 years बिफोर, 1000 साल पहले क्या हुआ था, वो कैसे पता चलेगा? तो उस समय पे तो इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, बुक्स वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं थी, प्रिंटिंग भी नहीं आई थी। फिर कैसे पता चलता है? तो कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री सिर्फ कल की, जो कल हुआ था वो भी हिस्ट्री हो गया, जो 1 साल पहले हुआ था वो भी हिस्ट्री हो गया, और जो 100 साल पहले हुआ था वो भी, और जो 1000 साल पहले हुआ था वो भी। अब बस सवाल यही होता है क्या कि हाउ, हमें पता कैसे चलता है हिस्ट्री के बारे में। तो इसी बारे में ये चैप्टर है कि हम हिस्ट्री के व्हाट पे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, और कब हुआ और कैसे हुआ, तो वही सारी चीजें हम क्या करेंगे, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आया ना समझ में? तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको चैप्टर के बारे में दिया है इस वीडियो लेक्चर में कि हिस्ट्री किस बारे में है और हिस्ट्री में कैसे, क्या, कब, कहां होता है। उन्हीं सभी चीजों के बारे में एक पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे, एक विचार डेवलप करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, व्हाई एंड व्हाट टू नो अबाउट द पास्ट। अब समस्या एक ये भी है कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब क्या है कि जैसे हिस्ट्री में तो आपने कल क्या खाना खाया था वो भी हिस्ट्री बन गई। ठीक है, आपने कल क्या खाना खाया था, कौन से कपड़े पहने थे, वो भी हिस्ट्री बन गई। हर चीज पास्ट में आ गई ना, तो हर चीज हिस्ट्री बन जाती है। तो हम क्या क्या पढ़े, ठीक है, और क्यों पढ़े, वो भी एक सवाल होता है। तो क्या क्या पढ़े, क्यों पढ़े, तो जिस चीज ने हमें इन्फ्लुएंस करा है वो पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी बारे में ये चैप्टर है।
अब अगर बात की जाती है किस चीज की, अब अगर बात की जाती है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, वेयर डिड पीपल लिव, तो हम इस चीज को समझेंगे कि पुराने समय में, पास्ट में लोग कहां रहते थे, ठीक है। फिर देखेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल, तो फिर इस टॉपिक में हम समझेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो मूव क्यों करते थे उस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेम्स ऑफ द लैंड, तो अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं, तो अलग अलग जगह के जो अलग अलग नाम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज को हम पढ़ेंगे। फिर फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, और हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर के ब्रॉड टॉपिक्स बता रहा हूं मैं। डिफरेंट पास्ट, वन पास्ट और मेनी। अब देखो पास्ट लिखा है, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हो मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, कि पास्ट जो होते हैं तो हमेशा एक जैसे नहीं होते, अलग अलग पास्ट होते हैं। तो डिफरेंट पास्ट, वन और मेनी, तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में व्हाट डू डेट मीन्स, ठीक है। तो जो डेट्स होती है अलग अलग, तो डेट्स का मतलब क्या होता है उस चीज को समझेंगे। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो है ही है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चैप्टर का दे दिया है। अब पीपल लिव, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि हम अगर हिस्ट्री की बात करें, तो जैसे आज हम कहां रहते हैं, आप बोलोगे सर घर में रहते हैं। घर में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन क्या हमेशा से ही ह्यूमन बींग्स घर में रहते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं, जो एंशिएंट ह्यूमंस थे तो वो क्या रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है ना सोसाइटी, आज हम घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमेशा से वैसे नहीं रहते थे। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वेयर डिड पीपल लिव, जो इंसान थे, ठीक है, अर्ली ह्यूमंस जो थे, एंशिएंट ह्यूमंस जो थे, तो वो कहां रहते थे। अब वो जहां रहते थे तो उसके पीछे कारण था, तो वो सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, उन सारी चीजों को इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। कुछ प्रोमिनेंट जगह देखेंगे हम, जैसे इंडस रिवर के पास में, गंगा रिवर के पास में। मैं आपको ये भी बताऊंगा इंडस रिवर कहां है, गंगा रिवर कहां है, यही सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे आपकी बुक में लिखा है, पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, लोग नदी किनारे रहना पसंद करते थे। नदी किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि वहां से बढ़िया अच्छी नदी सुंदर से दिखती थी, तो नदी को देखते रहते थे। नहीं, देखो आज हमें पानी चाहिए रहता है तो हम बोरवेल करवा लेते हैं, वेल डिग करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पाइपलाइन आई हुई होती है। इस तरह से आज तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस थे तो उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पानी अपने घर तक लाए, बजाय उसके वो क्या करते थे, वो खुद पानी के पास जाते थे। तो अब जैसे क्या होता है, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जीने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, वो खुद पानी के पास चले जाते थे। इसीलिए लोग कहां रहना पसंद करते थे, बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारों के पास रहना पसंद करते थे। आए ना कारण समझ में, क्यों रहना पसंद करते थे। अब जैसे यहां पे आपकी बुक में दिया गया है रिवर नर्मदा, तो रिवर नर्मदा को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में रिवर नर्मदा बहती है, ठीक है। तो ये रिवर नर्मदा हमने आइडेंटिफाई कर ली है। ध्यान रखना, ये मैप पे अगर आता है तो आप भी मैप पे लगा दोगे ना। अब हमने आपको बता दिया सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां से रिवर नर्मदा बहती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड हंटर गैदरर्स। अब जो इस तरह से लोग नदियों के किनारे रहते थे वो मैंने आपको बताया। और पहले जो लोग हुआ करते थे, तो पहले जो लोग होते थे वो हंटर गैदरर्स होते थे। हंटर गैदरर्स क्या होता है, ये फोटोग्राफ देखो, हंटर गैदरर्स मतलब वो सारे लोग जो शिकार करते थे, हंटिंग करते इसीलिए हंटर। और गैदरर्स मतलब क्या है कि वो जंगलों जंगलों में घूमते रहते थे, कहीं पे कहीं फल मिल गया तो उसे इकट्ठा कर लिया अपने पास, तो गैदरिंग करते थे, ठीक है। जगह जगह जाते थे जंगलों में और वहां से सामान उठाते थे, तो इस सेंस में उन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया। अर्लियर पीपल वर हंटर गैदरर्स, ठीक है। तो पहले के टाइम में लोग क्या रहते थे, हंटर गैदरर्स रहते थे। अब वो हंटिंग करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हाईवे पे हिरण मिलेगा। जितने भी जानवर रहेंगे जंगलों में रहेंगे, और उन्हें अगर जैसे फूड भी गैदर करना है, उठाना है सामान, फल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा, जंगलों से मिलेगा। तो देयरफॉर दे लिव नियर फॉरेस्ट, तो अधिकतर लोग नदी के पास रहना पसंद करते थे। कारण समझ में आया। फिर लोग कहां रहना पसंद करते थे, जंगलों में, ठीक है। जंगलों में क्यों, क्योंकि हंटर गैदरर्स थे, उनकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती थी, हंटिंग और गैदरिंग। अगर अभी हम जंगलों में रह सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी कि हम शहरों में, गांव में रह के कहीं खेती कर रहा है कोई, तो कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, तो अब हमें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले लोगों को खाने के लिए हंटिंग करना पड़ती थी, ठीक है, जीने के लिए हंटिंग करना पड़ती थी, तो वो जंगलों में रहना पसंद करते थे, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगर देखें तो पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। फिर मैंने आपको बताया ना कि आज तो हम घर में रह रहे हैं, पहले गुफाओं में रहते थे। तो धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व होती है। तो अब बाद में क्या होता है
कि बाद में लोग जंगलों की बजाय क्या करने लगे, सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह रहने लगे। मतलब जब उन्होंने खेती करना सीख लिया, जब उन्हें यह समझ में आ गया कि हाँ इस तरह से फसल को उगाया जा सकता है, एक बीज को लगा के आप उससे पेड़ बना सकते हो, उससे आपको और फल मिल जाएंगे। तो जब लोगों ने ये सीखा तो दे स्टार्टेड लिविंग अस सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो फिर वो सेटल हो गए अपनी जगह पे और वहां पे एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह जीने लगे, ठीक है, खेती बाड़ी करने लगे वो, ठीक है। अब इसके प्रूफ्स देखो, हम इसके प्रूफ्स बताते हैं। एरियाज सच एज सुलेमान एंड किरथार हिल्स, ये क्या क्या है ये ध्यान रखना। सुलेमान किरथार हिल्स, गारो हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते। देखो तो ये पाकिस्तान में क्या है, देखो आज तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग है, लेकिन पहले कोई ऐसी बॉर्डर्स थोड़ी ना होती थी एंशिएंट टाइम में। तो उस समय पे क्या था, उस समय पे इस एरिया में दो हिल्स हैं, कौन सी, सुलेमान और उसके नीचे है किरथार। तो ये सुलेमान और किरथार हिल्स जो है ना, तो ये क्या है, पहाड़ की श्रृंखला है। जैसे माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स है छोटे छोटे, तो ये सुलेमान और किरथार हिल्स के पास अभी हम देखेंगे लोगों ने खेतीबाड़ी चालू करी थी सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह। फिर देखेंगे गारो हिल्स, तो गारो हिल्स ये यहां पर, ठीक है, इंडिया में जो मेघालय है ना स्टेट एक, तो मेघालय स्टेट में है गारो हिल्स, और उसी के साथ साथ विंध्या, ठीक है। तो विंध्या कौन है, ये विंध्या किसी का नाम नहीं है, विंध्यास मतलब एक माउंटेन की जो रेंज है, उस माउंटेन रेंज को विंध्या कहा गया है। तो ये विंध्यास, ये जो माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज को, अब ये तीन चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम समझते हैं कि हम इसको वेयर डिड पीपल लिव में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह जीना चालू कर चुके थे, ठीक है। तो अब जब सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह जीते थे तो वो खेती करते थे। तो इन सुलेमान एंड किरथार हिल्स, मतलब ये वाला एरिया सुलेमान और किरथार हिल्स में हमें क्या देखने को मिला है, women and men first began to grow crops, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो सर्वे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, कुछ लोग बस इसी चीज को ढूंढते रहते हैं कि कहां क्या मिल रहा है, ठीक है, वो फिर स्टडी करते हैं उसको, और फिर वो इस तरह से हिस्ट्री की बुक लिख देते हैं जो आपको पढ़ना पड़ती है, और फिर आप बोर हो जाते हो, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, हमें इंटरेस्टिंग बनाना है इस चीज को, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें मिली है, जैसे तो उन्होंने ये पता किया कि वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली 8000 ईयर अगो, मतलब आज से 8000 साल पहले। अभी हम 2019 में रह रहे हैं, मतलब हमें 2000 सालों का ही, हमें लगभग जैसे 2019 साल का एक थोड़ा सा हिस्ट्री पता है, और अगर पीछे चले जाए थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड 2000 साल का ही हुआ है अभी, बस वर्ल्ड उससे पहले से चला आ रहा है। तो 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले यहां पे खेती की जाती थी, और उसके एविडेंसेस मिले हैं सुलेमान और किरथार रेंज के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो रियरिंग एनिमल आल्सो बिगिन। अब यहां पे एविडेंसेस मिलते हैं। एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, तो बोन्स मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं, और हड्डियों से हमें पता चलता है कि अच्छा यहां पे जानवर भी पालते होंगे लोग, तो गाय, डॉग, ठीक है, डॉग की बोन्स मिली है। तो ऐसा समझ में आया कि हाँ पीपल स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स, वो जानवरों को पालना भी चालू कर चुके थे। और देखते हैं तो मतलब यहां लोग रहते थे, इसका मतलब वेयर डू पीपल लिव, तो हमने एक सेटलमेंट साइट पता कर ली कि हाँ लोग यहां रहते थे। और आगे बढ़ते हैं, तो इन सुलेमान एंड किरथार ये हो गया, रियरिंग एनिमल्स आल्सो बिगन ये हो गया। अब क्या है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मेनी एरियाज, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। तो विंध्यास के नॉर्थ में, जैसे विंध्यास हमने देखी, तो विंध्यास के नॉर्थ में यहां पे राइस कल्टीवेट किया जाता था पहले, ठीक है। जो मैंने एनिमल रियरिंग लिखी, तो गारो हिल्स वगैरह वाले एरिया में एनिमल्स को रियर किया जाता था। तो ये एविडेंसेस मिलते हैं। अब जब हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा लोग यहां रहते थे पहले, शुरुआत में लोगों ने यहां रहना चालू करा। अच्छा अभी मैंने आपको बताया रिवर, तो रिवर के पास भी रहते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारी वही है, देखो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आप देखना क्या है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो अब हम पहले इंडस रिवर कहां है, गंगा रिवर कहां है, दोनों रिवर देखते हैं, और फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो तो ये रिवर्स हैं, ठीक, यहां से जैसे इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, इंडिया के मैप में ये रिवर्स बहते हुए जा रही है बहुत सारी, ठीक है, इधर भी ये रिवर बहते हुए जा रही है। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी भी लिखा है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी समझाता हूं पहले मैं आपको। ट्रिब्यूटरी सिंपल सी चीजें कुछ नहीं होती है, जैसे ये मैं एक रिवर हूं, मैं रिवर बहते हुए जा रही हूं, ठीक है, जा रहा हूं। तो अब क्या होता है, रिवर बहते हुए जाती है। अब रिवर में जो रिवर आकर मिल जाती है, ठीक है, एक छोटी रिवर बड़ी रिवर में आके मिल गई, तो ये क्या कहलाएगी, ये ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। आगे समझ में, ये मेन रिवर हो गई, और मेन रिवर में जो रिवर आके मिलेगी, मैं जा रहा हूं बहते हुए और आप भी आके मेरे साथ मिल गए, तो हम क्या, आप क्या बन जाओगे, ट्रिब्यूटरी बन जाओगे। तो उस तरह से यहां पे होता है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी आ गया समझ में। तो अब देखो ये तो हो गई, जैसे क्या, फिर से एक बार हो, ये तो हो गई रिवर गंगा। अब रिवर गंगा में क्या है, हम रिवर गंगा में देखते हैं कि उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, ये जो रिवर्स उसमें जाके मिल रही हैं, ठीक, घाघर, गंडक, कोशी, बहुत सारी रिवर है, गांधी क्या बोलते हैं, चंबल, बेतवा,
केन, सोन, तो ऐसी बहुत सारी रिवर होती है। ठीक है, ये रिवर गंगा देख ली हमने यहाँ पे, और इस साइड कौन सी रिवर है, इस साइड ये जो रिवर है ये है झेलम। ठीक है, झेलम नहीं, इंडस है। इंडस में ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो इंडस रिवर में मिल रही हैं, तो वो है झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई है। रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज समझ में आ गया ना आपको। तो अब रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के बाद में हम आगे पढ़ते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड गंगा अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी, समझ आ गया। अब देखो ये क्यों ट्रेस करवाइए आपको, इसके पीछे कारण है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते हैं। तो अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of river Indus। आया समझ में। तो 4700 साल पहले लोगों ने कहां रहना चालू किया था। हमें एविडेंसेस मिले हिस्ट्री में, जैसे रिमेन्स मिले, बोन्स मिली हैं, घर दिखे हैं कच्चे टूटे फूटे से। तो वो लोगों का मतलब वो हमें एक एविडेंस मिलता है, हमें प्रूफ मिलता है कि लोगों ने इंडस रिवर के पास रहना चालू किया था 4700 years ago। फिर लेटर अबाउट 2500 year ago cities developed on the bank of river गंगा। अब क्या होता है, 4700 year ago यहां एविडेंस मिलता है, फिर 2500 year ago एविडेंस कहां मिलते हैं, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। मतलब आपको ऐसे समझना, देखो कि शुरुआत में 4700 साल पहले हमें यहां एविडेंस मिले हैं, फिर अगर बात करते हैं किसकी 2500 साल बाद, तो हमें यहां एविडेंस मिले। तो इस तरह से यहां पे सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हुई। और क्या पढ़ा हमने देखा कि ये जो किरथार और सुलेमान रेंज थी, यहां पे भी लोग रहना चालू कर रहे थे। कितनी सारी चीजें पढ़ ली। फिर हमने देखा विंध्यास, तो विंध्यास के नॉर्थ में लोग राइस कल्टीवेट करते थे। गारो खांसी हिल्स, ये जो हिल्स है यहाँ पे, तो यहाँ की हिल्स के बारे में भी हमें पता चला कि यहाँ लोग जानवर पालते थे। तो इतने एविडेंसेस सफिशिएंट है हमें बताने के लिए कि लोग कहाँ रहते थे। आया ना समझ में। तो वो सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। अब देखो क्या है, आप बोल रहे हो सिटीज मिली, उसका क्या प्रूफ है, तो वो आपको समझाते हैं। क्या होता है, एरिया साउथ टू दी गंगा वाज नोन एज मगध, ये एविडेंसेस है। और आपने अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा, उसमें आपने भी देखा होगा। तो जैसे गंगा यहां से बह के जा रही थी ना, तो गंगा के साउथ में जो एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को मगध कहा जाता था। ठीक है, एम्पायर ऑफ मगध या फिर मगध किंगडम कहा जाता था। और यहाँ के जो रूलर थे, तो इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। तो यहाँ के रूलर्स ने धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता चलेगा, तो बड़ी सी सिटी बनाई मगध। और मगध के रूलर्स जो थे वो पावरफुल थे। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वाला प्रोग्राम देखा है टीवी पे, तो उसमें आपने देखा होगा धनानंद एक रूलर था मगध का। धनानंद हारता है, फिर और पावर में आते हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, ये सारी चीजें पढ़ी है ना आपने। तो ये धीरे धीरे वहीं से बता रहे कि कैसे लार्ज सिटीज डेवलप हो रही है। पहले लोग छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे, 4 यहाँ रह रहे हैं, 5 यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं। फिर बाद में क्या होता चले गया, धीरे धीरे किंगडम्स बनती चली गई, और धीरे धीरे ऐसे ही सोसाइटी इवॉल्व होती है। और आज हम घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारा हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इस तरह से रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, जहां पे सॉइल अच्छी होती थी, जहां खेती की जा सकती थी, वहां रहते थे। तो यही सारा सब कुछ हमने पढ़ा किस टॉपिक में, वेयर डिड पीपल लिव में। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई कि वेयर डिड पीपल लिव में क्या क्या पढ़ा अब हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द पीपल, कि लोग रहते ही नहीं थे, वो मूव भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते भी थे। अब सवाल आपके मन में यही आया होगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। मूवमेंट ऑफ द पीपल, लोग जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो क्यों करते थे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोग कहां कहां रहते थे, अलग अलग एरियाज, नदी के पास, जंगलों में, ये सारी चीजें बताई मैंने आपको। अब हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि लोग एक जगह सीधे से रहते नहीं थे, वो मूव करते रहते थे। तो मूव क्यों करते थे, सवाल ये आता है। अब हम वही देखते हैं कि मूव क्यों करते थे। तो सिंस पास्ट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है ये, तो जैसे सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है ना, ये इंडिया है। अब इंडिया के साथ साथ आप जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, नेपाल, भूटान, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पहाड़ों से ये अलग है एकदम, ये पहाड़ों से इधर इसको अलग प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है, ये पहाड़ों से प्रोटेक्शन दिया है इसका लगभग अगर वो देखा जाए क्या, कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस एक जैसी रहती है, वातावरण एक जैसा रहता है। तो उस सेंस में इतने एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब आज तो हमने बॉर्डर्स बना के डिवाइड कर दिया है कि इंडिया अलग, भूटान अलग, नेपाल अलग, पाकिस्तान अलग, अफगानिस्तान अलग, इस तरह से डिवाइड करके रखा है। लेकिन पहले ऐसा कोई डिवीजन थोड़ी ना था। एंशिएंट टाइम में तो जमीन होती थी, अलग अलग राजा जीतते थे, रात में किसी का होता था एम्पायर, अगले दिन अगर वो हार जाता था तो किसी और का एम्पायर हो जाता था। ठीक है, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अब सवाल ये आता है कि मूव क्यों करते थे, तो देखो कारण समझते हैं हम। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीने के लिए सबसे पहली चीज तो है क्या, कि उन्हें खाना चाहिए, अपने काम चाहिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करते थे कि जहां खाना मिल जाए, जहां काम मिल जाए। पहले सेटल्ड लाइफ तो जीते नहीं थे, मैंने आपको बताया था, आदिवासियों की तरह होते थे,
ठीक है, हंटर गैदरर्स की फोटो दिखाई दी ना, तो हिरण कहीं दौड़ते जा रहा है, हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि पहले लोग मूव करते रहते थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेचुरल डिजास्टर आते थे, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई तो अब आप वहां पे जी नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से जगह बदल के कहीं और जाना पड़ेगा। सूखा पड़ गया, अगर ड्रॉट आ गई तो भी आपको जगह बदलना पड़ेगी। तो इस तरह से लोग क्या करते थे, मूव करते थे। ये फोटोग्राफ देखो, देखो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर जिन लोगों ने मूवी देखी है, मोहनजोदारो मूवी देखी है, मोहनजोदारो जो मूवी है ऋतिक रोशन वाली, ठीक है, जिसमें वो क्रोकोडाइल को मर्डर करता है स्टार्टिंग में, तो ऋतिक रोशन वाली मूवी में हमने क्या देखा, क्या सीखा, हिस्ट्री से रिलेट करो उसे, कि जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं, बाढ़ आती है तो लोग मूव कर जाते हैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह। तो पहले वो रिवर इंडस के पास रह रहे थे, फिर वो शिफ्ट होके कहां आ गए, गंगा के पास आ गए। ध्यान है लास्ट वाला सीन मूवी में, जब वो बोलते कि इसका पानी निर्मल है, हम यहीं पे बस जाएंगे, ऋतिक रोशन ये डायलॉग मारता है और फिर वहां पे एक यूनिकॉर्न दिखता है उन्हें। तो ये उस तरह से देखो, बाढ़ आ गई, सारे लोग बोल रहे कि चलो सिटी बदलेंगे अब, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण क्या करना पड़ता था, लोग को मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। मूवमेंट ऑफ आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड्स, ये भी एक कारण था, लोग मूव क्यों करते थे। एक राजा दूसरे राजा की किंगडम पे हमला कर देता था तो लोग मूव करते थे, सोल्जर्स मूव करते थे, दूसरों की जगह जीतना रहती थी उन्हें, कंकरिंग अदर्स लैंड, इस कारण से मूवमेंट होता था लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट अगर और देखें तो एक कारण ये भी था, मर्चेंट्स ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड, ट्रेड के पर्पज से भी मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस कारण से मूवमेंट होता था। जैसे कि क्या होगा कि एक मर्चेंट का ग्रुप है, वो यहां से उठेगा कहीं दूसरी जगह जाएगा ट्रेड करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और वही चीज हम पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द पीपल, तो लोग ट्रेड के पर्पज से भी मूव करते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं और फिर आपको रिकॉल करना है कि अच्छा कितनी बातें सही है, ठीक। रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपेगेटिंग रिलीजियस मैसेज। अब जैसे क्या होता था, जैसे संत वगैरह जो होते थे, ठीक है, इस्लाम के बहुत सारे सूफी संत होते थे, तो रिलीजियस टीचर्स जितने भी होते थे, जो धर्म गुरु होते थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्यों घूमना पसंद था या इन्हें, नहीं, ये अपने धर्म का प्रचार करते थे, प्रोपेगेटिंग रिलीजियस मैसेज। तो जो भी धर्म में जुड़ी हुई बातें होती थी, धर्म के जो भी मैसेज होते थे, जो भी उनके रिलीजन के मैसेज होते थे, तो इस तरह से रिलीजियस लीडर भी मूव करते रहते थे। तो ये भी एक कारण हो गया मूवमेंट का। मूवमेंट फॉर एडवेंचर, डिस्कवरीज, एक्सपीडिशंस टू न्यू प्लेसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था कि उस समय भाई ऐसा तो नहीं है कि एडवेंचर के लिए लोग स्कूबा डाइविंग करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। आज तो बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गए हैं, लेकिन उस समय पे एडवेंचर क्या होता था, शिकार करने चलते हैं, चलो तो शिकार करने निकला है राजा अपने जंगल से, अपने राज्य से, और शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते कहीं बहुत दूर चले गया, ठीक, रास्ता भूल गया, तो ऐसा भी हुआ है हिस्ट्री में, तो उसने वहीं पर रहना चालू कर दिया। तो ऐसे मूवमेंट होता था, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के चलते। एक्सपीडिशंस, खोज में निकलते थे, जैसे ब्रिटिशर्स क्या है, वो एक्सप्लोर करने आए। ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से निकले शिप लेके, ढूंढते 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 इंडिया पहुंच गए, और इंडिया में पहुंच कर उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया। तो एक्सपीडिशन, डिस्कवरीज, ये सारे कारण भी थे जिसके चलते लोग मूव करते थे। तो आई होप आपको बहुत सारे कारण पता है। लाइवलीहुड के सर्च में, नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, ड्रॉट से बचने के लिए आर्मीज मूव करती थी ताकि एक राजा दूसरे राजा को हरा सके, ठीक है। ट्रेड के पर्पज से लोग ट्रेवल करते थे। रिलीजियस टीचर्स जो थे तो रिलीजियस टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए, फैलाने के लिए मूव करते थे, और एडवेंचर्स, डिस्कवरीज और एक्सपीडिशंस को लेकर भी लोग मूव करते थे। द हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है, दो हिल्स और माउंटेन्स जितने भी थे, जो पहाड़ थे, ये सारी चीजें। तो आज तो देखो क्या होता है, एरोप्लेन है तो आप हिमालय के ऊपर से उड़ जाओगे और हिमालय को ऐसे बाय कर दोगे देख के कि हिमालय हम आपके ऊपर से उड़ गए, ठीक है। लेकिन पहले के समय में इतना मुश्किल होता था कि आप हिमालय कैसे क्रॉस करके जाओगे। तो द हिल्स एंड माउंटेन्स जैसे हिमालयास, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एंड डिफिकल्ट एट टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो ये जर्नीज को क्या कर देता था, डिफिकल्ट बना देता था। लोगों का ये जो मूवमेंट होता था उसमें इन सारी चीजों के चलते चैलेंजेस आते थे बहुत ज्यादा, बट नेवर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जर्नीज डिफिकल्ट जरूर होती थी, मूवमेंट में डिफिकल्टीज बहुत आती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि लोगों ने मूवमेंट करना ही बंद कर दिए। तो उस समय पे तो मूवमेंट कितना मुश्किल, आज तो हमारे पास प्लेन है, ठीक है, रेलवेज होती है, कार होती है, पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, तो उसके चलते तो फटाफट कहीं पे भी मूव कर जाओगे। पहले बैलगाड़ी से, घोड़ों से धीरे धीरे तेजी से भी जाते थे, घोड़े तेज दौड़ते थे, बैलगाड़ी धीरे चलती थी, ठीक है। तो पहले क्या है, दिक्कत जाती थी बहुत, लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं थे, लोग मूव करते रहते थे। आया समझ में। अब अगर देखें हम यहाँ पे, तो अब मैं आपसे जो बोल रहा था कि ध्यान रखना, आप सवाल में अब आपसे पूछता हूं, व्हाई डू पीपल ट्रेवल्स नाउअडेज, ठीक है। तो आज लोग क्यों मूव करते हैं, हम देखते हैं
आज भी लोग मूव तो करते हैं, कोई मध्य प्रदेश से कहाँ चले गया, यूएस से चले गया, ठीक है, कोई मध्य प्रदेश से नीचे साउथ में चले गया, तमिलनाडु चले गया, तो आज भी लोग मूव करते हैं। क्या पहले के कारण और आज के कारण सेम है? तो कुछ कुछ कारण सेम है। जैसे आप देखोगे क्या कि ट्रेड के पर्पस से आज भी लोग मूव करते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो भी लोग मूव कर जाते हैं, उतना नहीं मूव करते, क्यों? क्योंकि अब लोगों की प्रॉपर्टी होती है, सारी चीजें। पहले लोगों को कुछ नहीं होता था तो छोड़ देते थे, चलो ठीक है छोड़ो, डूब गया, अगली जगह बनाएंगे कुछ। तो उस तरह से मूवमेंट आज भी होता है। कुछ कारण वैसे हैं और कुछ कारण नए भी हो सकते हैं। जैसे आज क्या है, टूरिज्म, तो पहले लोग एडवेंचर वाला जो पार्ट था उसको आप टूरिज्म से रिलेट कर सकते हो कि लोग आज भी उन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं मूव करते हैं, ठीक है, जॉब के पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस से मूव कर जाते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। तो मूवमेंट आज भी होती है, ठीक है। अब जैसे देखो ये ट्रेडर्स हैं, अभी आपको दिख रहा है कि ट्रेडर्स कहां से आ रहे हैं, कहीं अरब से आ रहे होंगे, मिडिल ईस्ट से आ रहे होंगे, जहां बहुत सारे ऐसे रेत के टीले वगैरह बने। अच्छा, जब आप मूवीज देखते हो ना तो मूवीज देखते समय बहुत ध्यान से देखा करो, और खास करके आप सभी लोग मोहनजोदारो मूवी देखना। उस मूवी को देखोगे ना आप तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। 6th क्लास की पूरी हिस्ट्री उसी मूवी में बसी हुई है। हम आपको बहुत सी जगह बताएंगे, देखो कि ये मूवी में दिखाया था ऐसे, तो मूवी देखते रहना, ठीक है, मतलब वाली मूवी तो देख ही लेना, तब 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने में और काफी मजा आएगा आपको, ठीक। तो लोग ऐसे मूव करते थे, ठीक है। ऑल दिस मूवमेंट लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीरियड्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये जो मूवमेंट होता था एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते थे, तो इस मूवमेंट के चलते आइडियाज को शेयर किया जाता था। मैं अपने आइडियाज कुछ आपको दूंगा, कुछ आपके आइडियाज मैं लूंगा। जैसे मैं कहां से, मान लो एक मैं मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर गया, मूव करके चले गया मैं, तो अब मुझे मध्य प्रदेश के बारे में पता है और जम्मू कश्मीर में जो रह रहा है उसे जम्मू कश्मीर के बारे में पता है। हम दोनों अपने आइडियाज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब आइडियाज एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, वही चीज हुई थी। तो ऑल दिस मूवमेंट्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। आया ना समझ में कैसे आइडियाज शेयर किए जाते थे। दीज मूवमेंट्स एनरिच आवर सोशल कल्चरल ट्रेडिशन। और इन मूवमेंट्स के चलते क्या होता है कि हमारा जो सोशल और कल्चरल, मतलब जो हमारा समाज है, ठीक है, जो हमारी संस्कृति है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, हमारा कल्चर डेवलप हुआ। मैंने बताया ना आपको कि जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के लोग जब मिले तो आपस में उन्होंने नॉलेज शेयर किया, और उसके चलते और ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा हमें एडवांटेज मिल गए, और ज्यादा नॉलेज हो गई। तो हमारा कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो इंप्रूव होते चले गए, धीरे धीरे रिचुअल्स बनते चले गए, धीरे धीरे जब लोग और एक दूसरे से इंटीग्रेट हो गए तो नए नए प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें बनती चली गई, ठीक। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया, लोग जब मूव करते तो कैसे इंप्रूव होते चले गए, कल्चरल ट्रेडिशंस हमारे कैसे इंप्रूव होते चले गए, कैसे हमारी सोसाइटी एनरिच होते चले गई। तो अब क्या होता है कि किसी का गाना गाने का तरीका अलग था, कोई मान लो अमेरिका से आया, उसका गाना गाने का तरीका अलग था, हमारा गाना गाने का तरीका अलग था। हम दोनों ने आइडियाज को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, शेयर कर लिया। तो इस तरह से आइडियाज एक्सचेंज हो जाते थे। किसी का मूर्ति बनाने का तरीका अलग था, और जैसे हमारा मूर्ति बनाने का तरीका मान लो क्या था कि हम पत्थर से मूर्ति नहीं बनाते थे, हम मेटल से बनाते थे, और कोई बाहर से आया, उन्हें पत्थर से मूर्ति बनाते आती थी। तो दोनों ने अलग अलग तरीकों से क्या कर लिया, आइडियाज एक्सचेंज कर लिए। आया ना समझ में। खाना बनाना, कहीं पे कुछ और खाना खाते थे, जैसे अब साउथ इंडिया में अलग खाना होता है, नॉर्थ इंडिया में अलग होता है। तो अब जब नॉर्थ इंडिया के इंसान साउथ इंडिया जाएंगे, साउथ इंडियंस नॉर्थ में आएंगे, तो दोनों का आइडियाज एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हम भी इडली सांबार खाएंगे, मतलब जो नॉर्थ में रह रहे हैं, और वो लोग भी दाल बाटी खाएंगे। तो ऐसे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, और आइडियाज के चलते हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। आया समझ में। तो मूवमेंट ऑफ द पीपल, ये हमने आपको मूवमेंट ऑफ द पीपल समझाया कि लोग मूव क्यों करते थे। तो हमने ये देखा कि लोग कहां रहते थे और लोग क्यों मूव करते थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, यही हेडिंग है आपकी बुक में भी। चलिए इसे समझते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से लोग जो थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन हमने जो देखा कि हमारा जो एक पैन रीजन बना जहां पे लोग मूव करते थे, उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब वो इंडिया शब्द से बना। तो ये इंडियन नाम कैसे आ गया, हम भारत भी कहते हैं हमारे देश को, तो भारत कहां से आ गया, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में वही देखने वाले कि यूं ही नहीं बस इंडिया या फिर भारत नाम रख दिया था, इसके पीछे कहानी है, उस कहानी को हम समझेंगे। टू वर्ड्स ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर, दो शब्द जो अधिकतर यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। अब दोनों की अपने आप में कहानी, एक सिग्निफिकेंस है, आइए उसे समझते हैं। तो दोनों की अपने आप में कहानी क्या है। इंडिया जो शब्द है वो कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस। इंडस अभी हमने क्या पढ़ा था, इंडस हमने पढ़ा था, ये इंडस रिवर बताई थी अभी आपको मैंने। तो इंडस रिवर जो है, पिछले वीडियोस में देखा था, इंडस रिवर जो है, इस रिवर के नाम के ऊपर इंडिया नाम पड़ा है। अब आप बोलोगे इंडस और इंडिया कितना फर्क है दोनों में, कैसे पड़ गया, तो वो मैं आपको समझाता हूं। देखो
ऐसा हुआ था कि इंडस शब्द जो होता है, तो इस इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता सुना है आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी पढ़ेंगे हम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो संस्कृत में इंडस का नाम क्या था? सिंधु, ठीक है। मतलब आज भी वही है, संस्कृत में आप इंडस को क्या बोलेंगे? सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु। अब ये इंडस से इंडिया कैसे बना उसकी कहानी बताता हूं। तो जब ईरानियंस एंड ग्रीक्स, अब ये ईरानियंस और ग्रीक्स कौन है? तो ये देखो, ये एक देश है, ठीक है। ग्रीस एक देश है, ये रहा ग्रीस यहां पे, और ये है ईरान, तो ये है ईरान यहां पे। अब ईरान और ग्रीस, मैंने आपको बताया था लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ध्यान आया? देखो रिलेट करते चलो, ऐसा नहीं कि हम एक वीडियो में एक ही चीज पढ़ेंगे, हर चीज आपस में कनेक्टेड होती है। तो जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो खोला है तो पहले पुराने वीडियोस देखो वो, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा था कि लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेड के चक्कर में, नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, ये सारी चीजें। तो जब क्या होता है कि ग्रीस से और ईरान से लोग इंडिया आए, इंडिया आ गए ये लोग। अब जब ये लोग इंडिया आते हैं, तो इंडिया में आते हैं तो इन्हें रास्ते में क्या पड़ेगी? इंडस रिवर पड़ेगी, आया ना समझ में? रास्ते में इन्हें कौन मिलेगा? इन्हें रास्ते में इंडस रिवर मिलेगी। अब जब रास्ते में इंडस रिवर मिलेगी, तो ये ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे, ईरानियंस एंड ग्रीक्स वर फेमिलियर विद द इंडस, इंडस रिवर को जानने पहचानने लगे थे, लेकिन वो इंडस रिवर को इंडस नहीं बोल पाते थे, ठीक है। दे कॉल्ड इट अस इंदोस, इंदोस या फिर और इंडोस। तो इंडोस, देखो इंडस से इंदोस, इंदोस से कब वो इंडिया हो गया, तो वो धीरे धीरे लैंग्वेज में एसेंट चेंज होते होते क्या हो गया, इंडस से इंदोस, हिंदोस से इंदोस और इंडिया बन गया, ठीक है। इस तरह से चेंज होता है नाम। तो लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो जितनी भी जमीन, ठीक है, ये देखो फिर से एक बार, तो जितनी भी जमीन इंडिया के वो इंडस रिवर के ईस्ट में थी, आगे की तरफ, ये ईस्ट में, इसे क्या कहा गया? इसे इंडिया कहा गया, और इस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया हो गया, आया ना? तो ये इंडिया ध्यान रखोगे आप हमेशा, ये इंडिया की कहानी हो गई। अब दूसरा नाम जिससे हमारी कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, वो दूसरा नाम कौन सा है? भारत, ठीक है। भारत मूवी देखी आप लोगों ने? तो दूसरा नाम भारत कहां से आता है? वो भारत मूवी में सलमान खान का नाम उसके पिताजी रखते हैं, लेकिन इंडिया का नाम भारत कौन रखता है हम आपको बता दें। देखो, द नेम भारत इज मेंशन्ड इन द ऋग वेदा, ठीक है, 3500 ईयर अगो। तो 3500 ईयर अगो जो वेद लिखे गए थे, हम बोलते हैं ना जैसे बड़ा ज्ञानी बन रहा है, वेद पढ़ लिए क्या सारे, तो वेद क्या है? तो धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, हिंदुइज्म से जुड़ी हुई किताबें जो हैं। तो वैदिक ऋग्वेद जो है, तो एक वेद का पार्ट है ऋग्वेद जो है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में इस शब्द का मेंशन है भारत। भारत एक ट्राइब थी, भारत ट्राइब जो थी, तो उसी वो ट्राइब यहां रहती थी इंडिया में, इंडिया की जमीन पर। तो उस नाम से देश का नाम भी क्या हो गया? भारत नाम होता है, ठीक है। इट वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन दी नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया कौन सा होता है? देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिखाता हूं मैं आपको। ये नॉर्थ है, हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ हो गया कंट्री का, और वेस्ट मतलब ये हो गया, तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट। अब मैं बोलूंगा कि साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट क्या लिखोगे आप? ये साउथ हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे, उन्हें उनका जिक्र आता है, उनका मेंशन आता है कहां पे? ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में जब उनका नाम आता है, और उनका नाम क्या है? भारत, और उन्हीं के नाम पर देश का नाम होता है भारत। आ गया समझ में? आपको मैं ऋग्वेद की कॉपी भी दिखाता हूं, जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, क्या लिखा है उसमें? संस्कृत में लिखा है, ना आपको आती है ना मुझे आती है अच्छे से, ठीक है। आपको आ सकती है, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें संस्कृत आती है, तो संस्कृत में लिखा है, और यहां पे उसका मेंशन होता है भारत। तो भारत शब्द हमारी इस टेरिटरी के लिए यूज किया गया था। किसके लिए यूज किया गया था? ग्रुप ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस टेरिटरी। आया ना समझ में? तो ये था नेम्स ऑफ द लैंड। मैंने आपको बताया किस तरह से नामकरण हुआ, क्यों इंडिया कहते हैं और क्यों भारत कहते हैं। यूं ही नहीं कहते, उसके पीछे कहानी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कहां से चलता है। अब आप बोल रहे हो सर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये देख लिया लोग कहां रहते थे, क्यों मूव करते थे, नाम कैसे पड़ा, लेकिन ये सारी चीजें पता कैसे चलती है? ठीक है, क्योंकि 2000 साल पहले का तो कोई इंसान बचा नहीं है। अब जो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में देखा था, अब जब 2000 साल पुराना कोई इंसान नहीं बचा, तो हमें 2000 साल पुरानी बात कैसे पता रह गई? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहां से मिलती है, हमें क्या क्या सोर्सेज है जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें कहां से पता चलता है, कैसे पता चलता है। पिछले वीडियो तक मैंने आपको पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताई, और वीडियो के लास्ट में लाके मैंने आपको एक सवाल पे खड़ा कर दिया, क्या कि हिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिस्ट्री के बारे में पता कहां से चलता है। 2000 साल पुरानी बात आज हम कैसे पढ़ पा रहे हैं?
तो कहां से सोर्स, कहां से पता चला, उन्हीं सारी चीजों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो दो मेजर सोर्स मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा और उसके बाद में जो दूसरे सोर्सेज है उन्हें हम स्पेसिफिकली डील करेंगे, ठीक है। तो पहला मेजर सोर्स जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो है मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान सी चीजें समझाता हूं मैं आपको। देखो, दीज आर दी बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, मतलब बहुत सालों पहले जो बुक्स लिखी गई थी, बहुत सालों पहले मतलब बहुत सालों पहले, मतलब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ये जो बुक्स हाथ से लिखी गई थी, दीज आर दी बुक्स रिटन लॉन्ग अगो, दे आर हैंड रिटन, हाथ से लिखी गई थी, ठीक है। तो उस समय लिखते वैसे ही बहुत कम लोगों को आता था, और जिन्हें आता था तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन्हें हाथ से लिख के रखा है, दे आर हैंड रिटन। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, तो ये शब्द कहां से बन के आया है, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, ठीक है। मनु मींस हैंड, तो हैंड, लैटिन वर्ड मनु का मतलब क्या होता है, हैंड। तो हैंड रिटन, ठीक है, हाथ से लिखी गई जो किताबें होती थी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। अब देखो, उस समय पे पेपर भी नहीं होता था, पता है। अब जब पेपर भी नहीं होता था तो लोग कैसे लिखते थे, पेपर नहीं होता था तो लोग कहां लिखते थे, दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ठीक है, पाम लीव्स जो होती है उसके ऊपर लिखा जाता था, और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज ब्रिच, ठीक है, भोजपत्र कहा जाता है जिसे हिंदी में, विच ग्रोज इन हिमालयास। तो अधिकतर क्या होता था, अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट की कहानी ऐसे, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर दी बुक्स रिटन बाय हैंड, दे वर रिटन लॉन्ग अगो, बहुत पहले लिखी जाती थी, ठीक है, एंड दे इन द एब्सेंस ऑफ पेपर, पेपर नहीं होता था तो दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ब्रिच। तो देखो, ये दीदी के हाथ में ये आपको पेड़ दिख रहा है, ये पीछे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, ये ब्रिच ट्रीज है, ये हिमालयन रीजन में मेनली पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमालय पे पाए जाएंगे, दूसरी जगह भी पाए जाते हैं। तो इसका जो बार्क रहती है, इसकी जो खाल रहती है ना, वो जो पेड़ की बार्क रहती है, उस बार्क को ऐसे निकाल लिया जाता है, अब इसको प्रिपेयर किया जाता, दबाया जाता, कंप्रेस किया जाता और फिर इस पर लिखा जाता था। तो 1000 साल पहले इस पर लिखा गया और इसको हम क्या करते हैं, आज मैन्युस्क्रिप्ट की तरह पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा 1000 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था, ये हिस्ट्री है 1000 साल पहले की। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है मैन्युस्क्रिप्ट का, या फिर ये जो ब्रीच ट्री की जो बार्क होती है उसका ये काम होता है। आगे ना समझ में। अब सवाल आपके मन में एक आता होगा कि 1000 साल पहले लिखी है और पेपर पे भी नहीं लिखी है, पाम लीव्स पे लिखी, पाम लीव्स तो खराब हो सकती है, तो आपके मन में सवाल ये आया होगा, आर दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स स्टिल देयर, क्या आज भी मैन्युस्क्रिप्ट्स बची है क्या। तो आइए उसे समझते हैं। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, वही मैंने बताया, तो पेपर पे भी नहीं लिखा है, तो क्या होता है कि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पत्तों पे लिखी गई थी, बाग पे लिखी गई थी, तो वो क्या हो गई, उन्हें तो इंसेक्ट्स ने खा गए, ठीक है, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने, इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट खा गए उन चीजों को। लेकिन कुछ हमने आज भी क्या करके रखी है, प्रिजर्व करके रखी है, कुछ आज भी बची हुई है। तो जो कुछ आज भी बची हुई है उनका काम क्या है, बट मेनी वेर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, तो क्योंकि इन्हें सैक्रेड माना जाता था, मान लो जैसे वेद लिखे, कोई ग्रंथ लिखा है, किसी ने कुछ किताब लिखी है किसी नोबल पर्सनालिटी ने, तो हम क्या मानते थे, उसे बहुत ऐसा मानते थे कि हाँ तो पूजनीय है, इसकी पूजा होना चाहिए। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया था टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, तो जो प्रिजर्व थी तो वो बच गई है आज, ठीक है। कुछ को तो इंसेक्ट खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई और कुछ बच गई है, तो सारी नहीं बची लेकिन कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बच गई हैं। अब देखो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। सवाल ये आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा क्या जाता था, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में तरह तरह की चीजें लिखी जाती थी, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, कैसे पूजा करना है, क्या नहीं करना है। तो जितने भी रिलीजियस बिलीफ्स होते थे और प्रैक्टिसेस होती थी, उन चीजों को मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था। द लाइव्स ऑफ द किंग्स, देखो राजा के पास बहुत पैसा होता था, नो डाउट, तो राजा उस पैसे का क्या करता था, अपनी लाइफ के बारे में लिखवाता था। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो मैन्युस्क्रिप्ट आज हमें मिल गई है, तो हम उस राजा के बारे में जानते हैं और उस चीज को हमने हिस्ट्री में लिख दिया। ऐसा नहीं, देखो इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, हिस्ट्री लिखने वालों ने क्या करा, वो मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखा था तो उस चीज को हमने हिस्ट्री की बुक में लिख दिया, अब आपको पढ़ना पड़ रहा है सारा सब कुछ, कितनी दुख भरी बात है ना, ठीक। तो लाइव्स ऑफ द किंग्स, तो राजा महाराजाओं के बारे में जो आपको पता चलता है, वो कहां से पता चलता है, क्योंकि पहले कभी मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ लिखा था और जो बच गया तो हम उसकी मदद से आज हम राजा महाराजाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेडिसिन एंड साइंस, तो बहुत सी चीजें जैसे मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, ये सारी चीजें भी लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट में। तो उस समय पे क्या कल्चर था, किस तरह से मेडिसिन, जैसे आयुर्वेद के बारे में हमें पता चलता है कि आयुर्वेद की मेडिसिन कौन कौन सी होती है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। किताबें प्रिजर्व करके किसी ऋषि मुनि ने रखी थी बचा के, आज वो हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक। अब एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, जैसे रामायण महाभारत, ये सारी चीजें, जब पेपर नहीं आया होगा तो एपिक्स इस तरह के जो होते थे, पोएम्स होते थे, जो प्लेज होते थे, तो वो सारी चीजें भी क्या की जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी। तो इस सेंस में मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में वैरायटी ऑफ कंटेंट लिखा जाता था, ठीक है, धर्म से जुड़ी, राजा से जुड़ी
दवाइयों से जुड़ी और बहुत सारी अलग अलग कहानियां, ये सारी चीजें मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी जाती थी। मेनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। तो अधिकतर लैंग्वेज ये होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की, संस्कृत में लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ लर्न मैन, जो पढ़े लिखे लोग होते थे उन लोगों की लैंग्वेज होती थी संस्कृत। प्राकृत मतलब लोकल पीपल जो रहते थे ना, उन लोगों की लैंग्वेज हो गई प्राकृत। फिर उसके बाद में तमिल, तो जो तमिल रीजन, जो साउथ इंडिया है, तमिल रीजन की लैंग्वेज हो गई। ठीक है, साउथ इंडियन मेनली जो चोला एम्पायर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज हो गई तमिल। तो इस तरह से इन लैंग्वेजेस में क्या किया जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो अब आगे देखो क्या है, अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर इंस्क्रिप्शंस। हिस्ट्री के और भी सोर्सेज है हमारे पास, मैंने बताया ना कि सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। दूसरा सोर्स है इंस्क्रिप्शन। अब आप ये देख रहे होंगे तो ये चॉकलेट के ऊपर नहीं लिखा है, ये पत्थर के ऊपर एनग्रेव्ड है, पत्थर में गुदाई करी है, इस तरह से पत्थर में क्या किया गया है, उसको लिखा गया है। ठीक है, एनग्रेव्ड इन दी इंस्क्रिप्शन। तो ये इंस्क्रिप्शन ये होते हैं। अब क्या होता है, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल आर नोन एज इंस्क्रिप्शन। सिंपल सी चीज है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जब आप पत्थरों पे, मेटल्स पर कुछ गोद के लिख देते हो, ठीक है, मतलब उसके अंदर ही क्या कर देते हो, उसके अंदर ही एम्बिड कर देते हो, लेटर्स उसी में बना देते हो। एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, अधिकतर क्या करते हैं, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस रोड कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते थे, उस रोड कंस्ट्रक्शन में हम अपना नाम लिख देते थे। कितने लोगों ने करा है ऐसा कभी? ठीक है, तो क्योंकि वो सीमेंट जब कच्ची रहती थी तो हम लिख देते थे। अब वो क्या होता है कि जब रोड बन जाएगा तो भी आपका नाम दिखता रहेगा उस पर। क्यों? क्योंकि वो उसमें एनग्रेव्ड है। तो ठीक वैसे ही होता था इंस्क्रिप्शन में भी, कि पत्थरों में लिख दिया जाता था, मेटल्स पे लिख दिया जाता था, ये इंस्क्रिप्शन हो गया। अब सवाल आता है कि लिखते क्या थे इंस्क्रिप्शन में, पत्थरों पर क्या लिखते थे? ठीक है, तो ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स, राजा ने कुछ ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर को क्या कर दिया, उस पर लिखवा दिया है, पत्थर पे लिखवा दिया, इंस्क्रिप्शन पे लिखवा दिया, ताकि क्या हो कि सारे लोग उसे पढ़ लें, आज भी पढ़े, 10 साल बाद भी पढ़े, 100 साल बाद भी पढ़े और 1000 साल बाद हम भी पढ़ लें। तो इस तरह से ऑर्डर्स लिखवा दिए जाते थे इंस्क्रिप्शंस पे। लाइफ ऑफ द पीपल, राजा रानी के बारे में लिखवाया जाता था कि उनकी लाइफ कैसी है। ठीक है, जो आम जनता होती थी उनकी लाइफ के बारे में भी लिखवाया जाता था, उनका राज्य कैसा है उसके बारे में भी लिखाया जाता था। तो ये सारी चीजें लिखी जाती थी, लाइफ ऑफ द पीपल, ये सारा सब कुछ भी लिखा जाता था किस पे, ये सारा सब कुछ भी लिखा जाता था इंस्क्रिप्शंस पे। रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, अब मान लो किसी राजा ने कुछ जीत हासिल करी बहुत बड़ी, वो चाह रहा है कि इस जीत को वो आने वाली 1000 सालों तक की पीढ़ियों को बताए। तो राजा कैसे बताएगा, सबके कान में जा जाके बोलेगा क्या? नहीं, 1000 साल तक तो राजा ही नहीं जिंदा रह सकता है। तो राजा क्या करता था, एक पत्थर में लिखवा देता था, इस तरह से इंस्क्रिप्शन बनवा देता था, और वो इंस्क्रिप्शन हजारों साल तक चलता था, जिसके थ्रू आज हमें पता लगा, हिस्ट्री की बुक में लिख दिया और अभी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा एडवांटेज रहता था इंस्क्रिप्शन में लिखने का। ठीक है, तो व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन्स? आगे ना समझ में, स्टोन्स पर लिखने का एडवांटेज ये रहता था कि मैन्युस्क्रिप्ट की तरह वो खराब नहीं होते थे, वो लंबे समय तक क्या करते रहे, सर्वाइव कर गए। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो हमने देखा इंसेक्ट्स खा गए, छोटे छोटे कीड़ों ने खराब कर दी, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कीड़ों ने खराब कर दी। लेकिन आप लोग खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है कीड़ों ने आदि मैन्युस्क्रिप्ट खा गए, नहीं तो हिस्ट्री और बढ़ जाती, हमें और लिखना पड़ता। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स तो खराब हो सकती थी, लेकिन जब इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाया जाता था तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हार्ड सरफेस पे लिखे, इट कैन सर्वाइव अप टू मिलियंस ऑफ ईयर, और आगे भी चलते चले जाएंगे। ठीक है, वो सारा सब कुछ हो गया। अब देखो आपकी बुक में जो एक इंस्क्रिप्शन दिया है, इसे देखते हैं हम। ठीक, आपकी बुक का इंस्क्रिप्शन है ये, और इसमें 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, नीचे और ये ऊपर। क्या है? An old inscription. This inscription dates to about 2250 years ago. आज से 2250 साल पुराना इंस्क्रिप्शन है ये। ठीक है, एंड वॉज फाउंड इन कांधार। कांधार कहां है? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो आज जो अफगानिस्तान है ना, एक कंट्री है, पाकिस्तान और इंडिया से मतलब बॉर्डर लगी हुई है उसकी, तो अफगानिस्तान में क्या है, ये इंस्क्रिप्शन पाया गया। ठीक, इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। ठीक है, अशोक का ये आपने चैनल भी देखा, मतलब प्रोग्राम भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, पहले सुना भी होगा ना। तो अशोका जो रूलर थे, ठीक है, अशोका के नाम पे क्या होता है, अशोका के नाम से ये इंस्क्रिप्शन बनवाया है। मतलब किस रूलर ने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया है सारा सब कुछ? अशोका ने लिखवाया है। ठीक, अब क्या होता है आगे देखो, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है? एक तरह से लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं ना, वो। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 लैंग्वेजेस में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीक जो टॉप पे लिखा है, लैंग्वेज कौन सी है? ग्रीक लैंग्वेज है, एंड अरामिक बिलो, और जो नीचे जो लैंग्वेज लिखी है वो अरामिक लिखी है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस उस एरिया में, मतलब कंधार वाले एरिया में क्या की जाती थी, बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, इसलिए इस इंस्क्रिप्शन पे ये दोनों लैंग्वेज पाई गई है। अब देखो हमें कितना इंपॉर्टेंट पता चल गया कि हाँ, अशोक ने कैसा इंस्क्रिप्शन बनवाया था, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन पे है तो वो सर्वाइव कर गया और आज हमें पता है। आया समझ में? तो यही सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है।
तो अब हम क्या देख रहे थे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से पता चला, लेकिन इसके अलावा भी और भी सोर्सेज होते हैं। वो सारे सोर्सेज जो क्या है, जो एक तरह से ये मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन तो आपको राजा महाराजा के बारे में बताएंगे, लेकिन जो कॉमन पीपल होते थे वो ना तो इंस्क्रिप्शन लिखवा सकते थे, इतना पैसा नहीं होता था, ना वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखवा सकते थे। तो कॉमन पीपल के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो अब हम हिस्ट्री का एक और सोर्स होता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, जिसमें लोग टूल्स, वेपन, इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में एक हिस्ट्री बनाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा एंड पास्ट। क्या है इस हेडिंग का मतलब, क्या है, अलग से हेडिंग क्यों है, सब टॉपिक क्यों निकल के आया, वो मैं आपको समझाता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में कहां से पता चलता है। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, दीज आर दी मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन जो होते हैं, तो इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, इन चीजों से हमें सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा और उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे, जो इंस्क्रिप्शन लिखवा सकते थे और जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखवा सकते थे, उन्हीं लोगों के पास्ट के बारे में पता चलता था। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ उतनी तो होती नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में तो आप कॉमन पीपल को भी समझोगे कि वो कैसे जी रहे थे, उनकी लाइफ क्या थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो भी हिस्ट्री का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हमें एक ब्रॉड हिस्ट्री अगर देखना है तो सिर्फ इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर एक ब्रॉड हिस्ट्री देखना है, समझना है, तो यू शुड इनकॉर्पोरेट द अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आल्सो। अब ये जो अदर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मैंने बोला, जिक्र किया, तो वो क्या होते हैं? देखो, अदर देन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, देयर आर मेनी अदर सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। कौन कौन से मेनी अदर सोर्सेज में क्या आ जाएगा? तो जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मतलब क्या, कि कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं पे किसी प्रकार की अगर क्या बची है, टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं, और जिन्हें हमने क्या किया, जहां जिन्हें हमें, जो हमें मिलती है, बिल्डिंग कहां मिलेगी, ऐसे आसमान में से नहीं गिरेगी, कैसे मिलती बताता हूं मैं अभी। तो हम उनको स्टडी करते हैं, समझते हैं कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ठीक है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, तो जैसे मूर्तियां होती हैं, ये मूर्तियां भी हमें बहुत कुछ कहानियां बता जाती हैं, ठीक है। पेंटिंग्स जो होती है, तो पेंटिंग्स भी हमें बहुत कुछ कहानियां बता जाती है। कॉइन्स वगैरह जैसे जो होते हैं, तो इन पे भी क्या रहता है, जैसे अब ये कॉइन पे आप देखो, ये शिकार हो रहा है, समझ में आया, तो कुछ समझ आता है कि हाँ शिकार होता होगा उस समय पे। तो ऐसे हर चीज क्या करती है, हर चीज एक आइडिया दे जाती है आपको। टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। तो पॉट्स यानी मटके, पैन्स यानी जो बर्तन वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स जो उनके जो ज्वेलरी होती थी, ठीक है, कॉइन्स जो होते थे जैसे अभी बताया। तो ये सारी चीजें हमें क्या देती है, ये सारी चीजें हमें एक हिस्ट्री का आउटलुक देती है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अब हर इंसान उनको देख के नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो जो स्पेशली जिसने मतलब ये पढ़ाई कर रखी है, जिसको ये नॉलेज है इस चीज का, तो वो इन सारी चीजों की मदद से एक हिस्ट्री लिख सकता है, ठीक है। एंड दोस हु स्टडी दीस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स, ठीक है। जो स्टडी करते हैं इन सारी चीजों की, उन्हें क्या कहा जाता है? जो इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। तो आई होप आर्कियोलॉजिस्ट समझ में आया आपको। आर्कियोलॉजिस्ट किन चीजों की स्टडी करते हैं वो समझ में आया। अब स्टडी कैसे करेंगे, ये सारी चीजें चल के आएगी क्या उनके पास में? नहीं। तो एक्सप्लोरेशन होता है चीजों का, एक्सकेवेशन होता है। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या है, जमीन पे ऊपर ऊपर ढूंढना कि हाँ अच्छा आपको एक मूर्ति मिल गई टूटी हुई, एक स्कल्पचर मिल गया, आपने उठाया उसे और उठा के क्या करा, उसको स्टडी करा कि हाँ यार ये इसमें इस राजा की मूर्ति है, ठीक है, ये मूर्ति में क्या दिख रहा है, ये मूर्ति में ऐसा दिख रहा है कि वो राजा शिकार कर रहे हैं, फिर आप कुछ हिस्ट्री से रिलेट करोगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस तरह से वो स्टडी करते हैं सारी चीजों को, एक्सप्लोर करके, एक्सकवेट करके। एक्सकवेट करना मतलब खुदाई होती है, आया समझ में? खुदाई की जाती है, खुदाई करने के बाद में क्या मिलता है, उन्हें नीचे से कॉइन्स मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, और उन सारी चीजों को फिर वो हिस्ट्री जो उन्होंने पढ़ रखी है उससे रिलेट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। कार्बन फुटप्रिंटिंग से क्या होता है, कार्बन डेटिंग से हमें ये पता लगता है कि कितना पुराना ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसे अभी लिखा रहता है ना कहीं कहीं पे कि व्हीट और राइस मिले 8000 ईयर अगो, तो आप बोलोगे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 8000 साल पुराना है? तो उसकी डेटिंग की जाती है, आर्कियोलॉजिस्ट का ये काम होता है। आ गया समझ में? अब देखो और क्या होता है आगे। अब इसी चीज में अगर हम देखें तो आपकी बुक में जैसे 3 चीजें दी है। पॉट, एक ये पॉट का इमेज आपको दिख रहा है, तो ये पॉट आज का नहीं है, ये उस समय का पॉट है, ठीक है। कब का? 4700 ईयर अगो। तो अ पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटी, पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो। अब ये मटकियों का क्या करते थे, पानी भरने जाते थे क्या? तो पानी भरने नहीं जाते थे। पहले क्या होता है, जैसे आज तो हम देखते हैं, आज हमारे पास में क्या होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, वुडन बॉक्स बन जाते हैं, स्टील के बॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। पेटियां होती है बड़ी बड़ी जिसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। लेकिन पहले स्टोर करने के लिए क्या
इंडस्ट्रीज नहीं होती थी तो पहले ग्रेन्स स्टोर करने के लिए इस तरह से पॉट्स बनाए जाते थे। इन पॉट्स के अंदर क्या किया जाता था, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता था। अब इसको सुंदर दिखाने के लिए उनके ऊपर पेंटिंग बना दी जाती थी। अब वो जो पेंटिंग रहती थी तो उससे भी हमें कुछ स्टोरी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये कॉमन पीपल जो थे, तो उनकी जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज थी, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले, उन्हें कहीं ना कहीं हम यूज करके क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने में, हिस्ट्री लिखने में या फिर हिस्ट्री बनाने में यूज करते हैं। हिस्ट्री बनाने में क्यों कहा मैंने भी आपको कारण बताऊंगा उसके पीछे, ठीक है। तो ऐसे पॉट्स मिलती हैं। फिर उसके बाद में देखो ये क्या है, ये सिल्वर कॉइन्स है, ठीक। अब आप बोलोगे सर झूठ मत बोलो, ठीक है, ये कॉइन्स कहां से दिख रहे हैं, क्योंकि आज हम जो कॉइन देखते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्ट राउंड शेप में होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर भारत सरकार और ये सारी चीजें लिखी रहती है। लेकिन उस समय पे ऐसे ही कॉइन चलते थे। अब देखो ये इन्होंने कुछ कुछ लगा दिया, इसका कुछ कुछ मतलब होता होगा और ये कॉइन बन गए उनके लिए, ठीक है। ये कॉइन है एक। तो पहले इस तरह से कॉइन चलते थे, ठीक है। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर अगो। तो आज से 2500 साल पहले इस तरह के कॉइन्स चलते थे। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, इन व्हाट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे, ठीक है। तो आज जो हम कॉइन्स यूज करते हैं उसमें और इन कॉइन्स में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहली चीज, आज जो हम कॉइन यूज करते हैं तो स्टील वगैरह के होते हैं, वो जैसे सिल्वर के नहीं होते हैं। सिल्वर आज क्योंकि महंगा है, लेकिन उस समय पे सिल्वर बहुत सस्ता होता था, तो सिल्वर वगैरह के प्रीशियस मेटल के कॉइन बनाए जाते थे। और आज के कॉइन्स क्या होते हैं, परफेक्ट शेप में होते हैं। यहाँ कोई शेप नहीं है, ठीक है, परफेक्ट मार्किंग होती थी आज के कॉइन्स में, होती है मतलब, और उस समय पे कोई मार्किंग नहीं होती थी परफेक्ट। तो इस तरह से आज के कॉइन्स और उस समय के कॉइन्स में डिफरेंस है, लेकिन यूज दोनों का वही होता था, एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए, ठीक है, कुछ सामान खरीदने और कुछ सामान बेचने के लिए। तो ये कॉइन्स का यूज होता था। अब देखो आगे क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। अब आप बोलोगे यार अब तो हद ही हो गई है, आर्कियोलॉजिस्ट चलो खुदाई करके सामान निकालते हैं और खुदाई करने के बाद में उन्हें स्टडी करते हैं, वहां तक ठीक है। अब ये मतलब हड्डियां वगैरह भी पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड, फिश, इनकी बोन्स को क्यों देखते थे? ताकि उन्हें समझ में आए, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। उन्हें समझ में अच्छा लोग क्या खाते थे। वहां पे क्या है, लोगों को जैसे मान लीजिए एक गोट की बोन मिलती है तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार लोग रहते थे और ये उनका किचन था, जैसे घर है, ठीक है, घर में कहीं पे उनको गोट की बोन मिल गई है। एक्सकेवेट करने वाला ना, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग टूटी हुई थी, उसके अंदर उन्हें कहीं गोट की एक बोन मिलती है, तो उन्हें समझ आएगा अच्छा पहले लोग गोट खाते थे, ठीक है। अब देखो एक और चीज होगी, अब डायनासोर की भी बोन मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायनासोर भी खा जाते थे लोग मार के, ठीक है, डायनासोर की बोन, तो वो फिर डेटिंग करते कि अच्छा ये तो 1 लाख साल पुरानी बोन्स है और ये बोन्स 4000 साल पुरानी, मतलब ये ह्यूमन बींग्स के टाइम पीरियड की है। ऐसे डायनासोर नहीं खाते थे, ठीक। तो जैसे आप ये देखोगे आर्कियोलॉजिस्ट है, ये स्टडी कर रहे हैं, अब ये बोन्स है, ये ह्यूमन बींग्स की बोन्स दिख रही हैं, तो उसमें कुछ कुछ स्टडी करेंगे, कुछ अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे। आया समझ में? तो ये बोन्स और एनिमल्स, जो बोन्स मिलती थी एनिमल्स, बर्ड, फिश के, तो उसके थ्रू वो आइडिया लगा लेते अच्छा लोग क्या खाते थे, कैसे मृत्यु हुई, ये सारी चीजें। रिमेन्स ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड रेयरली। अब बोन्स ही क्यों स्टडी करते थे? क्योंकि जो प्लांट्स के रिमेन रहते हैं तो वो कम, दे सर्वाइव्ड रेयरली, मतलब प्लांट्स के रिमेन्स बचते नहीं थे, वो मिट्टी में मिल जाते थे, लेकिन बोन्स क्या है फिर भी बच गई है, तो उनकी स्टडी की जाती है। जैसे बोन की स्टडी कर रही है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट अगर आप बनने का सोच रहे हो ना, तो बड़ी हिम्मत बांध लेना मन के अंदर। क्यों? क्योंकि ऐसे भी काम करना पड़ते हैं, बोन वगैरह को स्टडी करना पड़ेगी, और जो कमजोर दिल के होते हैं तो वो तो बोन देख के डर जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर यहां पे मैं कहूं आर्कियोलॉजिस्ट आर दी डिटेक्टिव्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव से कम नहीं होते हैं, ठीक है, शेरलॉक होम्स की तरह होते हैं ये। तो आर्कियोलॉजिस्ट को डिटेक्टिव क्यों कहा गया है यहाँ पे, वो मैं कारण समझाता हूं आपको। दे यूज सोर्सेज मतलब क्या, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी। अब ऐसा नहीं कि आज आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें लिखी हुई रहती है, टीचर आपको सारी चीजें समझा देते हैं हिस्ट्री में, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई टीचर भी नहीं मिलता है और ना इस तरह से लिखी हुई किताबें मिलती है एकदम वैसी की वैसी कि हाँ बहुत आसान है। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें जोड़ना पड़ती है। एक डिटेक्टिव की तरह उन्हें एक क्लू से दूसरे क्लू को जोड़ के कुछ एक कहानी बनाना पड़ती है और फिर वो हिस्ट्री बनाते हैं। आए समझ में? तो दे यूज सोर्सेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे जो हमने सारी चीजें देखी, तो इन सोर्सेस को स्टडी करते हैं, उसके बाद में ही अपनी इंटरप्रिटेशंस देते हैं, ठीक है। तो दे यूज सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट, कदम कदम पे धीरे धीरे चीजों को जोड़ के वो हिस्ट्री बनाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट ये सारे क्लूज को यूज करते हैं, जो सोर्सेस से क्लूज मिलते हैं उन्हें यूज करते हैं और फिर हिस्ट्री लिखते हैं, पास्ट लिखते हैं। आया ना समझ में? तो यही सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई। तो टूल्स, वेपन, पॉट्स एंड कॉइन्स, तो ये सारी चीजें मिलके पास्ट रिकंस्ट्रक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन पास्ट और मेनी। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं
इस वीडियो लेक्चर में। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी कंसेप्ट है इसमें। इस साल की जो हमारी बुक है हिस्ट्री की जो बुक, वो कैसे स्टार्ट होती है, सभी लोग अपनी बुक का कवर देखेंगे। अब कवर पे आपको क्या दिख रहा है, अवर पास्ट, प्लूरल फॉर्म में क्या दिख रहा है, पास्ट, PAST और S भी है, पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा पेन, तो पेन का पेंस, ग्रामर में पढ़ा हमने, इंग्लिश में इतना छोटा था, ठीक है। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा है, ठीक है, बुक तो एक ही है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि हमारा इतिहास, तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे इतिहास, हमारे इतिहास क्या होता है ये, ठीक है। ये इसके पीछे कारण है, कारण समझाते हैं हम आपको। कारण क्या है, दिस इज टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि इतिहास सिर्फ एक ही नहीं रहता है, हर इंसान के लिए, हर इंसान के ग्रुप के लिए क्या रहता है, अलग अलग पास्ट रहते हैं। पास्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आपकी जो हिस्ट्री है वो अलग हो सकती है, मेरी जो हिस्ट्री है वो अलग हो सकती है। किस सेंस में, तो एग्जांपल देखो, जैसे लाइफ ऑफ अ फार्मर वर्सेस लाइफ ऑफ अ किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो जो किंग, राजा महाराजा होंगे, किंग्स एंड क्वींस, उनकी लाइफ अलग रहेगी, उनका इतिहास अलग रहेगा, उनका पास्ट अलग रहेगा। वहीं पे अगर जैसे देखिए लाइफ ऑफ अ फार्मर, तो जो किसान होगा उस किसान की लाइफ अलग होगी, उस किसान का पास्ट अलग होगा। इसी नोशन को, इसी आइडिया को क्या किया गया है, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमारी बुक में ये जो हेडिंग दी है और पास्ट, ठीक है, तो वो उसी के कारण दी है। और वही टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पास्ट जो होता है ना, हिस्ट्री जो होती है, तो वो सिर्फ एक इंसान के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी जाती है। हिस्ट्री जो होती है तो मल्टीपल पीपल के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, और हिस्ट्री की अपने आप में एक सिग्निफिकेंस होती है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होती है। आया ना समझ में। तो इस सेंस में पास्ट जो प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो वो इसी कारण से लिखा है, इंटेंशनली लिखा है, गलती नहीं हुई उनसे। दिस इज ट्रू इवन टुडे, और यही चीज आज के सेंस में भी ट्रू है। आज के सेंस में कैसे ट्रू है, अब आप पूछोगे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आज मैंने आपको पढ़ा दिया, अब कल होगी, आज रात में हम सोएंगे, कल सुबह उठेंगे, तो आज का दिन क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो ये भी हिस्ट्री बन रही है, डेली हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेली आपने एक साल पहले क्या किया, वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, वो पास्ट का पार्ट हो गया ना। तो अब देखो क्या होता है, लाइफ ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी इज लिविंग इन अंडमान आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, वहां पे जो ट्राइब्स रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, ठीक, वो भी जीवन जी रहे हैं, उनका भी एक पास्ट है, उनका खाना खाने का तरीका अलग है, उनका खाना पकड़ के लाने का, समुद्र में से मछलियां पकड़ के ला रहे हैं वो अलग है, वो अपना खाना खुद कल्टीवेट कर सकते हैं। तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज अंडमान आइलैंड में रह रही है, और आप जो आपके शहर में, आपके गांव में जहां भी रह रहे हैं, तो सबके अलग अलग कल्चर है, सबका रहने का तरीका अलग है। अब आज आप जैसे रह रहे हो, कल वो क्या बन जाएगा, आपका पास्ट बन जाएगा। तो इस सेंस में पास्ट जो रहता है, हम जो प्लूरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वन पास्ट और मेनी पास्ट को जो पढ़ रहे हैं हम, तो वो क्या है, वो आज भी वैसा ही है कि आज भी हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है, अलग अलग पीपल की क्या हो रही है, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की अलग हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है। इसी सेंस में हम क्या पढ़ते हैं, प्लूरल फॉर्म में पढ़ते हैं अवर पास्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, तो पास्ट ऑफ द किंग एंड क्वींस आर इजीली अवेलेबल टू अस। वही चीज में मैंने आपको बताया कि अगर पास्ट की बात की जाए, हिस्ट्री का जो हमें सोर्सेज हैं, तो हिस्ट्री के सोर्सेस राजा रानी के बारे में तो बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है, राजा रानी के बारे में तो बहुत आसानी से हमें पता चल जा रहा है। लेकिन यही चीज, यही सारी चीजें, बट द हिस्ट्री अबाउट ऑर्डिनरी पीपल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि राजा रानी के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो आपको पिछले वीडियो में बताया। लेकिन जो कॉमन पीपल हैं, उनके बारे में हिस्ट्री, उनके पास्ट के बारे में सोर्सेस कम है हमारे पास में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उनके पास्ट के बारे में कम है। इसी सेंस में से क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, क्या कि हम और पास्ट को प्लूरल फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें हम दोनों ग्रुप को देखें, जो इन्फ्लुएंशियल थे, जिनके बारे में हमें सोर्सेज मिल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री तो पता चली जाएगी। लेकिन जो दूसरा जो ग्रुप है, जैसे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो पीपल थे, तो उनके पास्ट के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलेगा। आगे समझ में। तो यही सारी चीजें हमने इस टॉपिक में पढ़ी, और पास्ट, वन पास्ट और मेनी, ठीक है, या फिर इसका जो प्लूरलिस्टिक फॉर्म है उस सेंस में। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा थ्योरी पार्ट का, उसे डिस्कस करेंगे कि डेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये बड़ा परेशान करेगी, तो हम 6th क्लास में ही सीख लेंगे इस चीज को, 6th क्लास में सीखेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि डेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या फिर डेट्स को क्यों नाम कैसे दिया जाता है। क्लियर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन। अब देखो, समझना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे ना, ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। जीवन भर किस सेंस में काम आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री को अगर समझना है तो पहले हिस्ट्री में डेट्स कैसे पढ़ना है, क्या समझ में आती है डेट्स,
उस चीज को भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपको डेट्स कैसे पढ़ना है वो हम समझा देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो क्या होता है, हम अधिकतर यूजुअली मैंने आपसे पूछा कि आज क्या डेट है, तो आप कैसे बताओगे कि आज जो भी डेट है 25 दिसंबर 2019, तो आप क्या बोल रहे हो 2019। अब आपने 2019 तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे बोल सकते हो कि ये जो साल चल रहा है ये 2019वां साल है, ठीक है। आया ना समझ में कि बट हाउ कैन वी से दैट दिस इज 2019। 2019 मतलब जीरो क्या रहा, आपने जीरो किसको माना। जैसे मैं बोलूंगा क्या कि मैं 10 कदम चलाऊं, तो हम कहीं से स्टार्ट किए तभी तो 10 चले ना, तो आपने वो जीरो कदम कहां माना था। तो वही यहां पे बात आती है कि आप जब बोलते हो कि 2019 ईयर हो गए, तो ये 2019 ईयर कहां से आ गया, ठीक है। जीरो ईयर कौन सा था, तो ईयर्स आर जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट कौन है, तो जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब जितने क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस भाई बहन जो होते हैं हमारे, तो वो जीसस क्राइस्ट उनके भगवान, ठीक है, हमारे भी भगवान, सबके भगवान। तो उस सेंस में क्या है कि 2019 जो है, तो हम इसको 2019 क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2019वां साल कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ हमने टाइम पीरियड को जोड़ा है। देखो सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ऐसे आपको सिंप्लीफाई ऐसे कर देता हूं कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब जिस साल में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उस साल से पीछे वाले सारे साल को हम बीसी में कैलकुलेट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और इस साल के मतलब जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से जितने भी साल आते हैं उसे हम एनो डोमिनी में। तो मतलब जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए कितने साल हो गए, 2019 ईयर्स हो गए। क्रिसमस बनाते हैं हम हर साल, तो उस हिसाब से तो 2019 ईयर्स हो गए किसको, जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए हुए। क्लियर। तो ये रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। समझ में जो बोल रहा था जीरो किसको मानोगे, तो उनका जब जन्म हुआ उस दिन को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। उससे 2019 साल हो गए, तो 2019 मतलब 2019 एडी लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडी में कंफ्यूज हो जाते हैं और एडी को क्या समझते हैं, आफ्टर डेथ समझते हैं। तो आफ्टर डेथ नहीं है वो, अगर आफ्टर डेथ बोलोगे तो उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में कुछ साल वो रहे, जैसे सपोज करते हैं 50 साल रहे, सपोज कर रहे हैं, ठीक, तो 50 साल रहे, और आफ्टर डेथ बोलोगे तो वो कहां से चालू होगा, यहां से 50 साल के बाद से चालू होगा। तो बीच के 50 साल के पीरियड को क्या बोलोगे, बीसी तो उनके जन्म से पहले को कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट। आया ना समझ में। तो ये आफ्टर डेथ नहीं होता, ये होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब कि उनके जन्म लेने के जस्ट बाद में, जन्म लेने वाले ईयर से। तो इस सेंस में आपको क्या समझ में आया, सीख गए ना आप कि 2019 बीसी अगर एडी लिखते हैं हम, 2019 एडी लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, 2019 एडी मींस 2019 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2019 साल हो चुके हैं। उस रेफरेंस में हम इस ईयर को पढ़ते हैं। अब जैसे ये वर्ल्ड वाइड इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया में पिछले 200 सालों से इस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट कर दिया था। जैसे अब इंडियन कल्चर का एक अलग कैलेंडर होता है, विक्रम संवत होता है, तो वो राजा विक्रमादित्य ने जो स्टैब्लिश किया था तब से, तो 2074 चल रहा है शायद, ठीक है। तो वो एक अलग है, हर कल्चर का अलग अलग। इस्लामिक कैलेंडर अलग होता है, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कुछ और साल चल रहा होगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसमें अभी 2019 चल रहा है, ठीक है। ईयर को हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, 2019 कंसीडर करके चल रहे हैं। सो 2019 मींस 2019 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब अगर यहीं पे बीसी की बात करें तो बीसी में आपको समझाता हूं। ये सिंपल सी चीज है जो हमने 4th 5th क्लास में नंबर लाइन सीखी थी ना, वैसे ही नंबर लाइन है। ये जीरो है मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ, इससे आगे वाले सारे प्लस के नंबर हो गए, पीछे वाले सारे माइनस के हो गए। अब मैं अगर कहूंगा क्या कि 100 बीसी, तो 100 बीसी मतलब ये हो गया। 200 बीसी मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 200 बीसी इधर जाएगा। आगे समझ में। तो बड़ा जैसे अगर हम देखें 100 बीसी 200 बीसी, तो उस चीज को ऐसे समझना है आपको। मैंने अगर 200 बीसी लिखा तो 200 बीसी कितने ईयर्स हो गए टोटल, तो 2019 ईयर्स तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के हो गए। अब ये जीरो से मतलब 2019 और 200 पीछे जाओगे आप, ये 200 पीछे जाओगे तो 2019 प्लस 200 इज इक्वल टू 2219 ईयर्स। तो ये बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। अब देखो क्या है, तो ये हम देखते हैं कि बहुत रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट रहते हैं और इस चीज को रिलीजन के साथ जोड़ा गया था। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है इसको पढ़ने का, समझने का। दूसरा तरीका क्या है, सिमिलरली सीई इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ एडी, ठीक है। एडी मतलब एनो डोमिनी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से जो टाइम पीरियड है उसको सीई की तरह भी यूज किया जाता है, तो कॉमन एरा, ठीक है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, जो कॉमन टाइम पीरियड चल रहा है।
तो ये 2019 सीई चल रहा है, आया ना समझ में? 2019 सीई मतलब कि जीसस क्राइस्ट के 2019 साल हो गए पैदा हुए बाद, ठीक है। अब वैसे ही बीसी यूज किया जाता है किसके लिए? बीसी के लिए। जैसे हमने देखा था क्या कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ, उसके बाद की चीजों के लिए बीसी यूज किया जाता था, उसके पहले की चीजों के लिए बीसी यूज किया जाता था, और जन्म के बाद की टाइम पीरियड के लिए क्या यूज किया जाता था? एडी। तो वैसे ही इसे हम बीसी और बीसीई में कैसे करते हैं? तो ये बीसीई, ठीक है, ये वाला बिफोर कॉमन एरा ऐसा यूज किया जाएगा बीसी को, ठीक, और एडी को कॉमन एरा, तो सीई के नाम से यूज किया जाता है, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस कोई नहीं है, बस ये है कि उसको रिलीजन से अलग कर दिया, ये कॉमन एरा और ये बिफोर कॉमन एरा। तो ये सारी डेट्स, अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो जगह जगह लिखा रहेगा एडी। एडी लिखा है तो आप समझ लेना क्या कि ये रिसेंट टाइम पीरियड की बात। बीसी लिखा है, अब मैं बोलता हूं क्या, 8000 ईयर बीसी, मतलब 8000 साल पहले। तो पूरे 8000 साल नहीं हुए हैं, ये कितने साल हो गए जोड़ना जरा, तो 8000 तो वो वही हो गया, जीरो से, ये जीरो है ना, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ जैसे यहां से, तो जीरो से 8000 बीसी, तो ये हो गया 8000 बीसी, ये हो गया, और 2019 हमारे, तो टोटल ईयर्स कितने हो गए? टोटल ईयर्स अगर देखें तो 8 और 2 10 और 19, तो 10,019 ईयर्स हो गए। आया ना समझ में? जो हमने फुट ग्रेन्स देखे थे कहां पे? किरथार और सुलेमान रेंज के पास में, तो वो कितने पुराने हैं? वो 8000 साल पुराने नहीं है, वो 10,019 साल पुराने हैं, ऐसे एवरेज लगाना है। आ गया ना समझ में? तो एसी मतलब एडी और बीसी कैसे इंटरप्रेट करना है, सीई बीसीई कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। जी हां, किस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन? जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पर पूरा पढ़ चुके हैं। तो हमारा चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पर पूरा पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को काफी अच्छी तरह से। तो अब सवाल क्या आता है हमारे सामने कि जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मैच दी फॉलोइंग्स। तो मैच दी फॉलोइंग्स में देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 5 और उसी के सामने उसके ऑप्शंस हैं। अब हमें सिर्फ राइट आंसर्स को मैच करना है। तो अब देखो क्या क्या है, नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और गंगा वैली। अब यहां पे हम लगाते हैं, नर्मदा वैली में हमने क्या पढ़ा था कि हंटर गैदरर्स फॉरेस्ट एरिया के आजू बाजू रहते थे लोग, तो ये नर्मदा वैली का हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है। फिर मगध, तो मगध में हमने आपको बताया था दी फर्स्ट बिग किंगडम, जो बड़ी बड़ी किंगडम्स बनना स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे लोगों ने, मगध किंगडम कहां बताया था? साउथ ऑफ द गंगा, तो मगध लगाएंगे हम कहां पे? दी फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स, अब हमने ये भी देखा था कि लोग जो थे तो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह जीने लगे थे, तो गारो हिल्स में किस चीज के एविडेंस मिलते हैं? गारो हिल्स में एविडेंस मिलते हैं अर्ली एग्रीकल्चरल के, ठीक है। तो ये गारो हिल्स में आपने लगा दिया अर्ली एग्रीकल्चर के। फिर क्या होता है? फिर आगे अगर बढ़ते हैं हम तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो है, तो इसे हम किसके साथ रिलेट करेंगे? इंडस रिवर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, तो 8000 ईयर्स अगो फर्स्ट सिटीज वर बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर देयर ना, तो यहां पे हम फर्स्ट सिटीज लगाएंगे। और गंगा वैली में सिटीज अबाउट 2005 ईयर अगो, तो ये 2005 ईयर अगो जो सिटीज देखने को मिली थी वो गंगा रिवर के बेड पे या फिर गंगा वैली पे मिलती है। तो मैच दी फॉलोइंग में इस तरह से आपको पेयरिंग करना है और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास में? तो देखिए नेक्स्ट जो है तो इनलाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी को बनना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन में जैसे ही कहूंगा आपको आंसर ध्यान आ जाना चाहिए। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस का मेजर डिफरेंस अगर हम समझें तो वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस इज क्या कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीफ और स्पेशली ऑन द ब्रिज। हमने देखा था ना मैन्युस्क्रिप्ट को पाम लीफ पे लिखा जाता था, या फिर जो ब्रिज ट्री होता था जो हिमालयाज में पाया जाता था, जिसमें फोटोग्राफ में आपको दिखाया था हमने, तो उस पेड़ की बार्क के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। ये मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। वहीं पे इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल्स एक्सेट्रा। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, पत्थरों पर, चट्टानों पर, मेटल्स पर, तो वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया हमारा। मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हमने देख लिया और इंस्क्रिप्शंस भी देख लिया, तो ये दोनों चीज हमने इंपॉर्टेंट देख ली। और दोनों का डिफरेंस क्या है? ये सॉफ्ट सरफेस पे या फिर कह लो ऐसे सरफेस पे लिखा जाता था जो खराब हो जाता था, लेकिन ये अंबुजा सीमेंट के ऊपर लिखा जाता था, मतलब कि ऐसा लिखा जाता था कि क्या एकदम परफेक्ट
अभी भी बचे हैं इंस्क्रिप्शन उन पर, जब जो जैसा लिखा था आज भी वैसा ही है। आया समझ में? ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन। जो चैप्टर स्टार्ट किया था, राशिदा का क्वेश्चन मिला था पहले। राशिदा के क्वेश्चन में उसने क्या देखा था कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और हेडलाइन आती 100 ईयर अगो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था कि 100 साल पहले की बात आज कैसे पता चल रही है, ठीक। तो ये राशिदा का क्वेश्चन था। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? अब आप राशिदा को आंसर दे सकते हो। राशिदा अगर ऐसा बोलेगी कि 100 साल पुरानी बात हमें कैसे पता लगी, तो आप क्या दोगे जवाब? तो जवाब यहां पे देखो, यस आई थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। फॉर राशिदा इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस टू सी सच स्टेटमेंट दैट शी थॉट दैट हाउ कैन वी नो अबाउट अ पास्ट ऑफ 100 ईयर्स अगो। राशिदा के लिए नो डाउट वो एक नया एक्सपीरियंस था कि 100 साल पुरानी बात को हम कैसे याद रख सकते हैं। लेकिन उसका आंसर क्या दोगे आप? तो वी कैन नो अबाउट द पास्ट बाय स्टडिंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सारी चीजों को पढ़ के आंसर दे सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। 100 छोड़िए, हम 1000 साल पहले भी क्या हुआ था वो भी बता सकते हैं। तो बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें उस चीज का रिकॉर्ड देते हैं हमें कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता चलेगा? इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनलाइन हमारे पास में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड, विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब देखो, एक लिस्ट बनाना है हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, जो जो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जैसे एक्सकेवेशन होता है, खुदाई करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा, अब जब आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज की स्टडी करते हैं और वो कुछ आइटम्स उन्हें मिलते हैं ना, तो वो जो आइटम्स मिलते हैं उनकी लिस्ट बनाओ। चलो पहले लिस्ट बनाते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस आर टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ठीक है, पेन्स, ऑर्नामेंट, कॉइन्स। तो ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का? विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब इन सारे सामानों में से पत्थर से क्या बना हो सकता है? विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। तो आप क्या लिखेंगे? स्टोन से क्या क्या बना हो सकता है? वेपन, पॉट्स, ऑर्नामेंट, ये सारी चीजें जो है ये स्टोन से बनी हो सकती है। आगे ना समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उन चीजों, वो जो भी कर रहे हैं, जैसे हमने देखा राजा जो होता है, तो राजा का इंस्क्रिप्शन है, राजा की मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सारी चीजें, तो राजा के पास तो रिकॉर्ड है पूरा। लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन वुमेन होते हैं वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते हैं? तो उसका आंसर यहां पे देखते हैं हम कि ऑर्डिनरी मैन वुमेन अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते थे। द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड बिकॉज they were not aware of such writing skills in the earliest time। सबसे पहली चीज, लिखते आता ही नहीं था, लिखते कहां से? ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी कि कैसे लिखा जाए। दूसरी चीज, they were illiterate and they had not a sound clue about the knowledge of scripts। ठीक है, तो वो इलिटरेट थे। पहली बात तो यही कि राइटिंग स्किल्स के बारे में जानकारी नहीं थी, इलिटरेट थे और उन्हें स्क्रिप्ट्स के बारे में पता नहीं था कि शब्द कैसे लिखे जाएं, ठीक है, लैंग्वेज कैसी होती, सिर्फ बोल लेते थे, कम्युनिकेट कर लेते थे। तो उसके चलते क्या है? लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हो। ठीक, लैक ऑफ नॉलेज एक मेजर रीजन हो गया। फिर अगला क्या है? सच वर्क हैड नो इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ। अब ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, देखो आज क्या होता है, आज हर इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है, आज हर इंसान क्या कर रहा है लाइफ में, हर चीज, एंटरटेनमें भी होता है, हर लाइफ में क्या होता है, वर्क भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले तो सर्वाइव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। पहले दो वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत होता था। तो उस समय में एंशिएंट टाइम पे क्या है? सच वर्क हैड नो इंपॉर्टेंस इन देयर लाइफ। तो उन्हें इतना तो टाइम ही नहीं रहता था और ना कोई इंपॉर्टेंस रहता था कि वो उनके बारे में लिखें। ठीक, क्यों? क्योंकि जीना ही, अगर आप क्या है अपने आप को बचा के नहीं रखोगे तो उस दिन शेर, चीता, भालू सब घूमते रहते हैं, पूरा विल्डरनेस था पूरा। ठीक है, तो उस बीच में अपने आप को सर्वाइव करे रखना, ये भी एक चैलेंज होता था। तो इन चीजों पे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी कि वो लिखें अपने बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? They never bothered of their past and had not interest in the knowledge of the past। ठीक है, उन्हें पास्ट के बारे में कभी कोई चिंता ही नहीं थी और ना ही उनको इंटरेस्ट था कि वो पास्ट के बारे में लिखें। एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो स्क्राइब्स को पैसे दें और अपनी हिस्ट्री लिखवाएं या फिर इंस्क्रिप्शन लिखवाएं। ठीक है, तो जनरली द किंग्स एंड क्वींस केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो राजा रानी ऐसी चीजें भी करते थे, जंग जीतते थे तो वो रिकॉर्ड रखते थे। बाकी जो नॉर्मल सिटीजन होते थे, ठीक है, दे वर रियली इंटरेस्टेड इन दैट। क्लियर है? तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। 2 तरीके बताइए जिसके चलते
राजाओं का जीवन और जो फार्मर्स थे उनका जीवन, दोनों में डिफरेंस। जैसे हमने देखा ना कि हिस्ट्री जो रहती है तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में, पास्ट के फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पास्ट जो होता है तो हर इंसान का अलग अलग होता है, और जब सारे लोगों के पास्ट मिलाओगे तो आपको एक प्लूरल पास्ट मिलेगा, ठीक है, पास्ट मिलेंगे, ठीक है। तो द लाइफ्स ऑफ किंग्स एंड द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट इन दिस मैनर। किस मैनर में, हमें दो एग्जांपल देना है। पहला, द किंग्स यूजुअली लिव्ड इन अर्बन एरियाज इन देयर पैलेसेस, फोर्ट्स, while the farmers lived in rural areas in their small houses or huts। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि राजा महाराजा जो रहते थे तो बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते थे और शहरों में रहते थे, और जो किसान होते थे, फार्मर्स होते थे, तो वो क्या रहते थे, यूजुअली रूरल एरियाज में रहते थे, खेती करते थे, अपना छोटा सा घर होता था या फिर एक झोपड़ी होती थी, हट्स होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, The kings were dependent on others for supplies of food। ठीक है, अब राजा खुद खेती नहीं करते थे, राजा को दूसरे लोग ले जाके फूड ग्रेन्स देते थे, तो किंग्स were dependent on others for food। और वहीं पर अगर आप देखो क्या, while the farmers produced their own foods, ठीक है, produced food for themselves as and for others also। और जो किसान होते थे तो उनका काम क्या होता था, वो खुद के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते थे और दूसरों के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते थे। तो इस सेंस में एक राजा का और एक किसान का, दोनों का क्या होता था, दोनों का पास्ट जो होता था, या फिर हम बात करें कि टू वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। तो इस सेंस में क्या है कि दोनों की लाइफ अलग रहेगी। आया समझ में? तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा है। इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स भी और थ्योरी पार्ट के भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो है चैप्टर को हम पूर्ण आहुति देते हैं, चैप्टर थ्योरी पार्ट पे भी और क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।